हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा है आप ठीक ही होंगे। विद्या स्टडी नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं ओपी गुप्ता। जैसा कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा, रेस्ट और मोशन यानी विराम और गति की जो अवस्था है, विराम और गति का दर्शाने की जो प्रक्रिया है उसको समझे, उसके कॉन्सेप्ट के समझे कि कोई भी वस्तु विराम में कब कही जाएगी, कोई भी वस्तु गति में कब कही जाएगी। इन सारी चीज़ों के अध्ययन हमने पिछले क्लास में कर चुके हैं। आज हम गति के प्रकार, जब हम गति के बारे में समझ गए, जब गति के कॉन्सेप्ट को समझ गए, गति किसको कहेंगे, तो अब हम गति के प्रकार के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे, गति के प्रकार समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, उससे पहले आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने मेरे वीडियो को देखा, लाइक भी किया, लेकिन थोड़ी सी सब्सक्रिप्शन कम हुए हैं। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक मेरे द्वारा बनाए गए जितने भी वीडियो अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा, और जब नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो फिर आप उसे देख नहीं पाएंगे। इसलिए मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल विद्या स्टडी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, तो जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, आप उसे देख लेंगे। तो साथियों, अब समय की बहुत ही महत्व है, इसलिए हम लोग अब अपने चैप्टर की ओर, अपने जो टॉपिक है उसके तरफ चलेंगे। तो साथियों, जैसा कि पिछले क्लास में हमने जो पढ़ा, जो कुछ भी पढ़ा, वो गति और विराम के बारे में था। क्योंकि विराम की जो अवस्था है उसको भी समझ चुके हैं, गति की जो अवस्था है उसको भी समझ चुके हैं। अब हम गति के प्रकार के बारे में समझेंगे। साथियों, यहाँ पर गति के प्रकार के बारे में समझने का मेरा पर्पस सिर्फ इतना ही है कि हम आगे जिस गति के बारे में इस चैप्टर में जिक्र होगा उसके रेफरेंस में, उसके संदर्भ में और सभी गति को हम जान लें। तो गति के प्रकार में, वैसे तो गति का जो प्रकार है वो सो मेनी टाइप्स ऑफ मोशन, मतलब गति के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से जो गति के बारे में जानना है उसका मुख्य रूप हमने यहाँ पे लिखा है। जैसे पहला, सरल रेखीय गति। तो साथियों, ये जो सरल रेखीय गति है, पहला सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति, जैसा कि नाम ही इसका है सरल रेखीय, यानी गति जब सरल रेखा पे हो तब उसको हम सरल रेखीय गति कहते हैं। जब गति सरल रेखा पर हो उसको हम सरल रेखीय गति कहते हैं। तो सरल रेखीय मतलब क्या होता है, यानी एक सीधी रेखाओं में, यानी एक ही दिशा में, जब कोई वस्तु एक ही दिशा में हमेशा जब मूव करता है, जब गति करता है, तो उसको हम सरल रेखीय गति कहते हैं। और जब कोई वस्तु सरल रेखा पर गति करता है तो उस वस्तु की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। सरल रेखीय गति के बारे में और हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक में हमें सरल रेखीय के गति के बारे में ही पढ़ना है, लेकिन जो कुछ प्रकार हैं उसके बारे में चर्चा कर लें। तो जैसा कि सरल रेखीय गति जो एक सरल रेखा के ऊपर जब कोई वस्तु गति करती है तो उसको सरल रेखीय गति कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जो वक्र गति है, वक्र रेखीय, वक्र रेखीय का मतलब होता है, वक्र मतलब क्या, टेढ़ा मेढ़ा। वक्र का मतलब जिगजैग, वक्र का मतलब उसकी गति जो है किसी निश्चित दिशा में नहीं होना, हमेशा उसकी दिशाओं का बदलना। जैसे जब हम मार्केट में चलते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, उस भीड़ में हम अगर एक दिशा को फॉलो करेंगे, अगर हम सरल रेखा में चलने का प्रयास करेंगे तो क्या हम चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे साथियों। हमें हमेशा अपनी दिशा को बदलना पड़ता है, और इस प्रकार की जो गति है उसी को हम वक्र रेखीय गति कहते हैं। यानी जब हमारी चलने की जो रास्ता जो होता है वक्र होता है, जैसे तैसे होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, तब हम उसको वक्र रेखीय गति कहते हैं। अब है वृत्तीय गति। साथियों, वृत्तीय, वृत्तीय का मतलब सर्कुलर, वृत्तीय का मतलब एक गोलाकार पथ पर। जब किसी वस्तु की गति एक गोलाकार पथ पर, एक रिंग, रिंग मतलब सुन रहे हैं ना, एक गोलाकार पथ, वृत्तीय पथ। सबसे अच्छा उदाहरण वृत्तीय पथ को समझने के लिए
ये हो सकता है कि जब हम किसी वस्तु को वृत्तीय गति उस गति को कहते हैं जब कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर गतिमान होता है। जब कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर गतिमान होता है तो उसको हम वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्त का मतलब सर्कुलर पथ, सर्कुलर रास्ता, एक वृत्तीय रास्ता जिस पर कोई वस्तु गति करे तो उसको हम वृत्तीय गति कहते हैं। आगे साथियों है घूर्णन गति। घूर्णन का मतलब होता है अपने अक्ष पर किसी वस्तु का घूमना। और इसे समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है कि आप लोग लट्टू समझते हैं ना, लट्टू। इससे तो आप भली भांति परिचित होंगे क्योंकि अभी जो समय है आप लोग इसका ज़्यादा उपयोग करते हैं खेलने में लट्टू का। तो जब हम लट्टू को नचाते हैं उसका गति कैसा होता है, उसको कभी आप देखने का प्रयास किए, उसे कभी समझने का प्रयास किए? उसे आप देखने और समझने का प्रयास कीजिए। जब लट्टू को हम नचाते हैं तो लट्टू एक लोहे की कील पर घूमती है। वो लोहे की कील को ही एक्सिस कहते हैं, उस लोहे की कील को ही अक्ष कहा जाता है। तो जब कोई वस्तु लट्टू की तरह जब कोई मोशन करता है, गति करता है, तब हम उसको घूर्णन गति कहते हैं। आपका जो स्टैंडर्ड है 9, इसमें आप जानते होंगे कि पृथ्वी की जो गति है वो 2 प्रकार की है। एक वृत्तीय गति है जो सूर्य के चारों तरफ लगाता है, और दूसरा घूर्णन गति है। तो जब सूर्य के चारों तरफ जब पृथ्वी जब घूमती है तो इसकी वजह से मौसम का परिवर्तन होता है, ऋतुएं आती हैं। और जब पृथ्वी जब अपने एक्सिस पर घूमती है, जब घूर्णन गति करती है, इसके कारण दिन और रात होता है। तो घूर्णन गति किसी वस्तु का अपने अक्ष पर चारों तरफ घूमना, अक्ष पर घूर्णन करना ही घूर्णन गति कहलाता है। अब है दोलन या कंपनिक गति। दोलन या कंपनिक, दोलन आप समझते होंगे, जैसे किसी के घर में अगर घड़ी देखे होंगे पेंडुलम वाले, उसमें देखते होंगे कि बीच में एक पेंडुलम लगा होता है और वो हमेशा एक निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष हमेशा टू एंड फ्रो मोशन करता है, आगे पीछे। एक बिंदु के सापेक्ष जो है वो एक दिशा में जाने के बाद फिर लौटता है, फिर दूसरी दिशा में जाता है, फिर लौटता है। इस मोशन को हम दोलन गति कहते हैं और इसी को हम कंपनी गति कहते हैं। कंपन गति को समझने के लिए आपके यहाँ चिमटा होगा, चिमटा आपके घरों में चिमटा होता है। जब आप चिमटे को जब पटकते हैं, किसी वस्तु के ऊपर जब पटकते हैं तो उससे एक आवाज़ आती है, कैसी? घन। वो जो आवाज़ होती है, वो जो चिमटे का जो, उसको देखिएगा, चिमटे का जो मोशन होता है वो भी एक निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष आगे पीछे होता है। तो दोलन गति और कंपनी गति ये एक जैसा है। दोलन गति और कंपनी गति एक जैसा है, जो किसी वस्तु के किसी एक निर्दिष्ट बिंदु से उसका आगे पीछे का मोशन होता है, उसी को हम दोलन या कंपन गति कहते हैं। और छठा है आवर्ती गति। आवर्ती गति जो होता है, जैसा कि आपको पता है आवर्त का मतलब होता है एक समय को, यानी एक काम को एक निश्चित समय में बार बार दोहराना, वह आवर्त होता है, आवर्ती गति होता है। तो वैसा मोशन, वैसा गति जो एक निश्चित रास्तों पर, एक निश्चित पैटर्न में, एक निश्चित समय में उस पर बार बार उस गति को दोहराया जाना ही आवर्ती गति कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई वस्तु एक पाथ पर समान समय में जब अपनी गति को बार बार दोहराता है तो उसको हम आवर्ती गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना, इसका समय निश्चित होता है 365 दिन 6 घंटे। 365 दिन 6 घंटे में पृथ्वी हर बार उसी पाथ पर सूर्य का एक चक्कर लगा देती है। ठीक उसी प्रकार चंद्रमा की गति जो होता है 28 दिन में
पृथ्वी के चारों तरफ एक चक्कर लगा लेती है। तो जब कोई गति किसी एक निश्चित पाथ पर एक निश्चित समय में बार बार दोहराया जाए तब हम उसको आवर्ती गति कहते हैं। साथियों, जैसा कि गति के प्रकार में हमने 6 तरह की गतियां का अध्ययन किया, अब हम आगे चलेंगे। जो इस टॉपिक में हमें जो पढ़ना है, जिसका जिक्र होगा, वह है सरल रेखीय गति। जैसा कि हमने पहले भी कहा था, सरल रेखीय गति का इसमें जिक्र होगा और उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। अब आते हैं सरल रेखीय गति। जैसा कि हमने बता चुके हैं कि सरल रेखीय गति क्या होता है। किसी वस्तु का कहता है सरल रेखीय गति जब कोई वस्तु एक सीधी रेखाओं में, सीधी रेखा मतलब समझ रहे हैं, सरल रेखाओं में, जब सीधी रेखाओं में गति करता है तब उसे हम सरल रेखीय गति कहते हैं। साथियों, सरल रेखीय गति भी 2 प्रकार का होता है। सरल रेखीय गति भी 2 प्रकार का होता है। पहला एक समान सरल रेखीय गति और दूसरा होता है असमान सरल रेखीय गति। तो जब एक समान सरल रेखीय गति की जब चर्चा होती है तो वस्तुएं तो सरल रेखा पर चलती ही है। जब सरल रेखीय गति है तो वस्तुएं सरल रेखा पर एक ही दिशा में चलेगी। लेकिन जब एक समान की बात होती है, इसका मतलब होता है कि एक समान समय अंतराल में वस्तु समान दूरी तय करेगी। इसे समझने के लिए एक समान सरल रेखा, एक समान सरल रेखीय गति का जो परिभाषा है वो है जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करते हुए समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता हो तो उसे हम एक समान सरल रेखीय गति कहते हैं। ऐसे समझिए, इसमें 3 टर्म आए हैं। सबसे पहले तो सरल रेखीय गति है। जैसा कि मैंने सरल रेखीय गति के बारे में बताया कि सरल रेखीय गति जो है एक सरल रेखा, एक सीधी रेखा में गति होता है किसी वस्तु का। अब जब एक समान जुड़ा है तो इसमें आया है समान समय अंतराल। समान समय अंतराल का मतलब क्या होता है? जैसे हम कोई रास्ते पर चल रहे हैं और आजकल तो सभी के पास या तो कलाई में घड़ी होती है या मोबाइल होते हैं। आप उसमें स्टॉप वॉच की सहायता से आप इस गति को भली भांति समझ सकते हैं। आप स्टॉप वॉच स्टार्ट करें, समय को स्टार्ट करें और चलना प्रारंभ करें। जब आपकी गति एक समान होगी, सरल रेखीय होगी, एक समान होगी, तब आप देखिएगा कि हर एक 10 मिनट में आपका जो डिस्टेंस जो तय किए हैं, आपकी जो दूरी तय की गई है वो समान होगी। एक समान चाल से आप चलेंगे तो जब कोई वस्तु एक समान समय अंतराल में जब समान दूरी तय करता हो तब हम उसको एक समान सरल रेखीय गति कहते हैं। एक समान सरल रेखीय गति कहते हैं। इसको समझने के लिए हमने एक वेन डायग्राम का सहारा लिया है। इस वेन डायग्राम के ऊपर हम अपना ध्यान आकर्षित करेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पर ये जो वेन डायग्राम चित्र पहला जो है, इसमें वेन डायग्राम में हमने सरल रेखीय गति को समझाने का प्रयास किया है। सरल रेखीय गति में जैसा ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन मतलब एक निर्दिष्ट पॉइंट जिसको कहते हैं, एक निर्दिष्ट बिंदु जहाँ से हम हर चीज़ को लेते हैं, दिशा को, दूरी को, सब चीज़ को लेते हैं, उसी को हम निर्दिष्ट बिंदु कहते हैं। तो ये ओ जो है ये निर्दिष्ट बिंदु है। जैसा कि हमने दिशा के बारे में बता चुके हैं कि जब आपके किताबों में जो मानचित्र होता है उसमें अगर दिशा की बात होती है तो पेज के जो ऊपरी हिस्से होते हैं उसको नॉर्थ कहा जाता है, यानी उत्तर। जो नीचे के जो हिस्से होते हैं वो दक्षिण कहा जाता है, और उसके जो लेफ्ट साइड जो होते हैं यानी दाहिना जो हिस्सा होता है वो वेस्ट कहता है, मतलब पश्चिम कहा जाता है। और जो बायां हिस्सा होता है वो वेस्ट कहलाता है, और जो दायां हिस्सा होता है, दाहिने हाथ जिस तरफ होते हैं उसको ईस्ट कहा जाता है, मतलब पूरब कहते हैं। तो यहाँ पर एक वस्तु है जो अपने निर्दिष्ट बिंदु ओ से चलता हुआ डी पर पहुँचता है। अब इस बीच जो घटनाएं होती है उसका हम अध्ययन करते हैं। पहले जब वस्तु चलती है ओ से तो ए तक पहुंचने में उसका जो समय लगता है वो है 10 मिनट का। कितने का है? 10 मिनट का। और दूरी कितने तय किए हैं? 1 किलोमीटर। दूरी कितने तय किए हैं? 1 किलोमीटर। जब फिर वही वस्तु जब ए से बी की ओर तक जब चलता है, ए से बी की ओर, तो हम देखते हैं कि ए से बी की जो दूरी यहाँ से है वो है 2 किलोमीटर। लेकिन ए से बी
ओ से बी की जो दूरी है वो 2 किलोमीटर है, और ए से बी की जो दूरी है वो 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर यहाँ तक और 1 किलोमीटर यहाँ, तब ये 2 किलोमीटर। तो हम देखते हैं कि अगले 10 मिनट में भी, अगले जो 10 मिनट यानी 10 मिनट यहाँ लगा और 10 मिनट इस बीच, तब तो 20 मिनट हुआ टोटल। तो अगले 10 मिनट में हम देख रहे हैं कि वो वस्तु 1 ही किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। फिर उसी प्रकार जब बी से सी की ओर तक चलता है, तभी यहाँ देखते हैं कि वो वस्तु अगले 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। और जब सी से डी की ओर चलता है तो भी हम देखते हैं कि वो वस्तु अगले 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और इसकी दिशाएं सामान्य है। वो पूरब दिशा में चलता हुआ एक समयांतर, मतलब एक निश्चित समयांतराल में, एक समान समयांतराल में एक निश्चित दूरी तय कर रही है। और यही तो सरल रेखीय गति, एक समान सरल रेखीय गति है। एक समान सरल रेखीय गति को हमने कहा था कि जब कोई वस्तु सीधी रेखाओं में समान समयांतराल में समान दूरी तय करता हो तो उसको हम एक समान सरल रेखीय गति कहते हैं। अब हम असमान सरल रेखीय गति की चर्चा करेंगे। असमान का मतलब बराबर नहीं होना। इसका मतलब ये होगा, सिर्फ इसमें इतना ही अंतर है। असमान जब सरल रेखीय है तो सरल रेखीय का मतलब तो सरल रेखा में चलेगा ही चलेगा, उसकी दिशाएं एक होगी, ये तय है। अब असमान, तो असमान का मतलब होता है कि समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करना। समय अंतराल जो है वो समान है और दूरियां जो है वो घट बढ़ रही है। जैसा कि इसको समझने के लिए हम दूसरा भी वेन डायग्राम में हमने लिया है। तो असमान समय असमान सरल रेखीय गति को पहले हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। कहता है जब कोई वस्तु सरल रेखाओं में गति करते हुए समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता हो उसे असमान सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे ओ से डी तक की गति, जो दूसरी जो फिगर है, हमने जो दूसरा जो वेन डायग्राम लिया है, इसमें हम असमान सरल रेखीय गति को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें क्या है कि ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी दिशा का जो है निर्देशन किया गया है। ये दिशाएं जो है आपके जो बाएं तरफ जो होगा, जैसे ऐसे जब हम खड़ा होंगे तो बाएं तरफ पश्चिम होगा, दाएं तरफ पूरब होगा, और जो ऊपर होगा वो नॉर्थ होगा यानी उत्तर होगा, और नीचे जो होगा वो दक्षिण होगा। इस प्रकार से दिशाएं हम लोग किसी भी मानचित्र के ऊपर, किसी भी फिगर के ऊपर हम लोग दिशाएं लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो हम पा रहे हैं कि एक वस्तु जो है ओ से यानी निर्दिष्ट बिंदु से चलकर 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वही अगले सिचुएशंस में जब हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि जब वही वस्तु ए से बी की ओर जब जाता है तो अगले 10 मिनट में इसकी दूरियां 2 किलोमीटर तय करती है। अगले 10 मिनट में 2 किलोमीटर दूरी। वहीं पहले कंडीशन में क्या था, यानी पहला में क्या था कि मतलब 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा था, वही अगले 10 मिनट में ये 2 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। फिर उसी प्रकार जब बी से सी की ओर जब चलता है तो ये 10 मिनट में मात्र आधा किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, और जब सी से डी की ओर तरफ चलता है तो ये 10 मिनट में 1.5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। जब हम देख रहे हैं कि पहले मिनट में 1 किलोमीटर, पहले 10 मिनट में 1 किलोमीटर, दूसरा 10 मिनट में 2 किलोमीटर, तीसरे 10 मिनट में आधा किलोमीटर, और चौथे 10 मिनट में 1.5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि समय अंतराल 10 मिनट का है। समय अंतराल क्या है? समान है, 10 मिनट का है, लेकिन जो दूरियां तय की गई है वो अलग अलग है। पहले 10 मिनट में 1 किलोमीटर, दूसरे 10 मिनट में 2 किलोमीटर, तीसरे 10 मिनट में आधा किलोमीटर, और चौथे 10 मिनट में 1.5 किलोमीटर। यानी जो समय अंतराल 10 मिनट का है, हर एक 10 मिनट में हम उसकी गति को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके गति को देख रहे हैं, तो हम पा रहे हैं कि इसकी जो दूरियां, जो तय की गई जो दूरी है वो अलग अलग है। इसलिए असमान सरल रेखीय गति वह गति होती है जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती हो, तब हम उस गति को असमान सरल रेखीय गति कहते हैं। साथियों, अभी ऊपर हमने जो अध्ययन किया वो था एक समान चाल और असमान चाल, एक समान गति और असमान गति। तो समान गति और असमान गति में जब हम अध्ययन किए हैं तो उसका जो परिणाम निकलता है, यानी जब असमान और समान जब कोई वस्तु करती है, गति करती है,
तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? उसके परिणाम स्वरूप दूरी तय होती है। अब इस दूरी को हम अध्ययन करेंगे। इस दूरी को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक दूरी होती है और दूसरा विस्थापन होता है। दूरी और विस्थापन। और अब हम दूरी और विस्थापन के बारे में अध्ययन करेंगे। दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में जाने समझेंगे। दूरी और विस्थापन ये परिणाम के रूप में, यानी परिणाम कहने का मतलब उसकी जो मात्रा है, उसका जो परिणाम है वो एक जैसा होता है, लेकिन जो इसकी प्रकृति है, उसका जो मीनिंग है, जो मतलब है, वो अलग अलग होता है। साथियों, दूरी जहाँ किसी वस्तु के द्वारा तय की गई रास्ते की लंबाई होती है, दूरी क्या होती है? किसी वस्तु के द्वारा तय की गई रास्ते की लंबाई होती है। वही विस्थापन जो होता है वो उस वस्तु के द्वारा प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। तो चलिए इसको और विस्तार से समझते हैं। जैसा कि दूरी कहता है, कोई वस्तु जिस रास्ते पर गति करते हैं, जब कोई वस्तु जिस रास्ते पर गति करते हैं तो उस रास्ते की लंबाई, उस रास्ते की लंबाई जिस पर वो गति करते हैं, जहाँ तक वो गति करते हैं, उस रास्ते की लंबाई को वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। यानी कोई वस्तु जिस रास्ते पर चलता है, जिस रास्ते को तय करता है, उस रास्ते की लंबाई ही दूरी कहलाती है। तो यहाँ कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि ये लंबाई जो है, रास्ते की लंबाई क्या है। जो भी रास्ता, जैसा भी रास्ता हो, टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, सीधा हो, सर्कुलर हो, वृत्तीय हो, कुछ भी, किसी प्रकार का रास्ता हो, जिस रास्ते पे वो वस्तु चल रही है, उस रास्ते की लंबाई ही दूरी कहलाएगी। अब बात आती है विस्थापन की। विस्थापन क्या है? तो विस्थापन और दूरी में बस एक कॉन्सेप्ट का अंतर है कि विस्थापन किसी वस्तु के द्वारा तय की गई जो रास्ते होते हैं, उसके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, जहां से वो वस्तु चली थी और जहां तक वो पहुंची है, उसके बीच की न्यूनतम दूरी होती है। न्यूनतम दूरी, वो न्यूनतम दूरी होती है, उसी को हम विस्थापन कहते हैं। दूरी और विस्थापन को समझने के लिए हमने यहाँ पर एक वेन डायग्राम का मदद लिया है, जहाँ दूरी कहता है कि कोई वस्तु जब ओ से चलती है, ये ओ क्या है? ये ऑरिजिन पॉइंट। ओ क्या है? दिस इज द ऑरिजिन पॉइंट। ओ जो है ये ऑरिजिन पॉइंट है, कहने का मतलब निर्दिष्ट बिंदु है जहाँ से कोई वस्तु चलना प्रारंभ करती है। अब ये वस्तु जो है चलना प्रारंभ करती है, ये अपने रास्तों को फॉलो करते हुए, अपने रास्ते को तय करते हुए ए पर पहुँचती है, फिर आगे बढ़ते हुए बी पर पहुँचती है, फिर आगे बढ़ते हुए सी पर, और अंत में डी पर पहुँचती है। साथियों, ओ से ए के बीच की दूरी यहाँ पर हमने 2 किलोमीटर ले रखी है, और ए से बी की दूरी 1.5 किलोमीटर की, और बी से सी की दूरी 2 किलोमीटर की, और सी से डी की दूरी 3 किलोमीटर की। तो साथियों, अगर यहाँ पर दूरी की बात की जाए कि जो वस्तु ओ से डी तक के रास्तों को फॉलो किया है, चला है, उस वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? तो जैसा कि आपको पता है, दूरी हम रास्ते की लंबाई को कहते हैं। दूरी किसको कहते हैं? रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। तो यहाँ पर अगर रास्ते की लंबाई की अगर हम मापन करते हैं तो क्या होगा? यहाँ पर होगा रास्ते की लंबाई ओ ए तक, दूरी जो है ओ से ए तक की दूरी, ओ से ए तक की दूरी, ए से बी तक की दूरी, बी से सी तक की दूरी, और सी से डी तक की दूरी। ये सबको अगर हमें जोड़ देंगे तो ओ से लेके डी तक के बीच की दूरी, जो रास्तों की लंबाई है, वो निकल जाएगी, और रास्ते की लंबाई ही उस वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी कही जाएगी। तो जैसा कि ओ से ए बी, ओ से ए से बी से सी, सी से डी, 2 किलोमीटर प्लस 1.5 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, एट मीन्स जब टोटल सबको ऐड करते हैं तो 8.5 किलोमीटर। तो 8.5 किलोमीटर यानी 8.5 किलोमीटर जो दूरी है, ये जो रास्तों की लंबाई है, वही इस वस्तु के द्वारा चली गई दूरी है। क्लियर? अब साथियों, विस्थापन की, तो विस्थापन को भी हम कॉन्सेप्ट दे चुके हैं कि विस्थापन क्या है? किसी वस्तु के द्वारा चली गई
जहाँ से वो प्रारंभिक बिंदु से जहाँ स्टार्ट करती है, प्रारंभिक बिंदु जहाँ से वो चलना प्रारंभ करती है और अंतिम बिंदु जहाँ तक वो जाती है, उसके बीच की न्यूनतम दूरी होती है, न्यूनतम दूरी। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रही हो कि न्यूनतम दूरी कैसे लेंगे हम, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे भी समझने के लिए हमने एक वेन डायग्राम की सहायता ली है। वेन डायग्राम करने यहाँ पे मैंने एक सहायता ली है। इसमें भी एक जो वस्तुएं हैं वो ओ से चलती है, ऑरिजिन ओ से, जिसको हम निर्दिष्ट बिंदु कहते हैं, जिसको हम ऑरिजिन कहते हैं, ऑरिजिन ओ से चलती है और डी तक जाती है। ये मान लीजिए कि ये जो रास्ता है वो सेम है, ये ना, ये सेम है। तो जब ओ से जब डी तक जाती है तो ये वस्तु भी ए से पहले ए तक पहुंचती है, ओ से ए तक पहुंचती है, ए से बी पर, बी से सी तक, सी से डी तक। यहाँ पर भी सेम है। यहाँ भी हमने ए से ओ से ए की जो दूरी 2 किलोमीटर ली है, ए से बी की दूरी जो है 1.5 किलोमीटर ली है, और बी से सी की दूरी 2 किलोमीटर ली है, और सी से डी की दूरी 3 किलोमीटर ली है, एकदम सेम। तो जहाँ तक उस वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी की बात हुई, तो जैसा कि हमने बता चुके हैं कि तय की गई दूरी जो होता है वो रास्ते की लंबाई होती है। तो रास्ते की लंबाई टोटल जो है 8.5 किलोमीटर हो जाएगी। लेकिन अगर विस्थापन की बात की जाए कि इस वस्तु के द्वारा विस्थापन कितना हुआ, तो फिर हम सोच में पड़ जाते हैं कि यह कौन सा टर्म विस्थापन आ गया। तो विस्थापन का मतलब जैसा कि हमने बताया कि किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, क्या प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति कि जो बीच की जो न्यूनतम दूरी होता है, न्यूनतम का मतलब सबसे कम, जो सबसे कम दूरी होती है उसी को हम विस्थापन कहते हैं। तो साथियों, यहाँ पर अगर हम विस्थापन की बात करें तो विस्थापन क्या हो जाएगा, ओ और डी के, जैसे विस्थापन वस्तु के प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। विस्थापन क्या है? विस्थापन है वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक स्थिति क्या है, ओ है, और अंतिम स्थिति क्या है, डी है। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम का मतलब सबसे कम, सबसे कम जो दूरी होगा उसी को हम विस्थापन कहेंगे। तो ओडी के बीच की न्यूनतम दूरी, तो ओडी के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? ये ओ से डी के बीच की जो न्यूनतम दूरी एकदम एक स्ट्रेट लाइन तभी तो हो सकता है। और कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे कि इसकी दूरी को और कम किया जा सकता है, ओ से डी की दूरी को और कम किया जा सकता है, ऐसा कोई तरीका है? नहीं है। बस एक सरल रेखा है कि ओ से लेकर के डी तक एक सरल रेखा हम बना दें। वही सरल रेखा की जो दूरी होगी, उसी सरल रेखा की जो लंबाई होगी, वही विस्थापन होगा। क्योंकि ओ से डी के जो बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी, ये सरल रेखा की दूरी होगी, और इसकी दूरी हमने 2 किलोमीटर कंसिडर किए हैं। तो अगर हम ये बताएं कि ओ से डी तक जो वस्तु चली है, हालांकि चलने का रास्ता क्या उसका है, उसका चलने का जो वस्तु चली है उसका रास्ता है ओ से ए तक गई, ए से बी पर गई, बी से सी तक गई, सी से डी तक गई। लेकिन अगर विस्थापन की बात होती है तो हम रास्तों को नहीं देखते, ये रास्ता कैसा है, रास्ता कैसा है इसकी हम जिक्र नहीं करते विस्थापन में। विस्थापन में हमारे दिमाग में सिर्फ 2 ही चीज़ें होनी चाहिए, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के जो बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी उसी को हम विस्थापन कहेंगे। तो ओ से डी, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति ओ है और अंतिम स्थिति डी है, तो ओ से डी के बीच की दूरी 2 किलोमीटर। इट मीन्स जो विस्थापन हो गई उस वस्तु के द्वारा वो 2 किलोमीटर का हो गया। वहीं दूरी कितना हुआ, 8.5 किलोमीटर। तो साथियों, इसमें जब विस्थापन की बात करते हैं तो इसमें एक चीज़ और छुपा हुआ है जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो विस्थापन जो लिए हैं किसी एक निश्चित दिशा में है, किसी एक निश्चित दिशा में है, तो बस दूरी के साथ, अगर दूरी के साथ निश्चित दिशा अगर जुड़ जाए तो विस्थापन कहा जाता है। दूरी में ऐसे भी अगर इसको कहें तो दूरी के साथ, दिशा के साथ दूरी, वो विस्थापन कहलाएगा। यानी जब दिशा में एक निश्चित, जब दूरी में जब एक निश्चित दिशा को जब हम ऐड कर देते हैं, जब जोड़ देते हैं, तब वो विस्थापन हो जाता है। तो साथियों, गति और विस्थापन ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकालेंगे,
इसके बारे में हमने सही तरीके से चर्चा की है, वेन डायग्राम की मदद से समझा है। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर थोड़ी बहुत अगर कन्फ्यूज़न है तो हम इन दोनों के बीच यानी दूरी और विस्थापन के बीच तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो दोनों हमारे सामने की नज़रों के सामने होता है और अंतर स्पष्ट दिखता है और दोनों के बीच हम विभेद कर पाते हैं। तो चलिए अब दूरी और विस्थापन के बीच तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। कहता है दूरी, ये दूरी जैसा कि हमने जाना, अभी तक हमने जाना दूरी क्या है, रास्तों की लंबाई है। रास्तों की लंबाई, पाथ लेंथ, रास्तों की लंबाई दूरी है। वहीं विस्थापन क्या है, कहता है प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी है। अभी हमने इसकी चर्चा की है विस्थापन की। विस्थापन क्या है, किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। तो वहीं दूरी जहां रास्तों की लंबाई है, वहीं विस्थापन प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी है। अब दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। दूसरा पॉइंट है दूरी को दर्शाने के लिए, दूरी को व्यक्त करने के लिए, दूरी को बताने के लिए सिर्फ हमें परिणाम की जरूरत होती है। किसकी? परिणाम। परिणाम मतलब समझते हैं, परिणाम के दो आयाम होते हैं, परिणाम के दो भाग होते हैं, जिसमें एक जो होता है सांख्यिकी मान होता है और दूसरा उसके यूनिट होते हैं, जिसको हम लोग मात्रक कहते हैं। तो परिणाम के दो भाग होते हैं, एक सांख्यिकी, एक संख्या मान होता है और दूसरा उसके यूनिट होते हैं, दूसरे उसके मात्रक का नाम होता है। जैसे अगर आप दूरी की बात करते हैं, अगर कोई पूछ दे कि आपके घर से स्कूल कितना दूर है, तो आप 2 किलोमीटर कहते हैं। 2 क्या हो गया? 2 हो गया संख्या मान और किलोमीटर हो गई यूनिट, मात्रक। तो ये हो गया 2 किलोमीटर। तो दूरी को दर्शाने के लिए सिर्फ परिणाम की जरूरत होती है, परिमाण की जरूरत होती है। इसके दो भाग होते हैं जैसा कि हमने बताया, इसमें एक संख्या मान होता है और दूसरा यूनिट होता है, जिसको मात्रक कहते हैं। क्योंकि संख्या मान और मात्रक को जब एक साथ मिलाएंगे तभी हम किसी भी भौतिक राशि का या भौतिक राशि को बता पाएंगे। तो दूरी को दर्शाने के लिए सिर्फ परिमाण की जरूरत होती है, परिणाम की जरूरत होती है। वहीं विस्थापन को दर्शाने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत होती है। तो इसे व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। जैसे विस्थापन, तो विस्थापन में हमने जब ये दूरी की चर्चा कर रहे थे तो इसमें कहीं कोई डायरेक्शन की चर्चा हुई, कहीं कोई दिशा की चर्चा हुई कि वो व्यक्ति किस दिशा में चला। अगर इसकी चर्चा भी हो जाए तो कौन दिशा में बताएंगे आप? इस दिशा में जो है उत्तर की ओर चल रहा है, फिर इधर जो है अगर इस दिशा की बात करते हैं तो यहाँ जो क्या है, जो ऊपर की ओर यानी उत्तर की ओर, इस दिशा में अगर चर्चा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरब की ओर। इस दिशा में चर्चा अगर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, दक्षिण की ओर। तो इसका कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं होता है, इसमें हम दिशा की चर्चा ही नहीं करते हैं, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब विस्थापन की जब बात करते हैं तो विस्थापन का खुद में खुद एक दिशा होती है। जैसे मान लिया अगर इसकी बात करते हैं विस्थापन की, तो विस्थापन जो है ये एक जो सरल रेखा है, इसकी अपनी एक दिशा है, अपनी एक दिशा है। आप खुद में इसको अनुभव कर सकते हैं कि इसका अपना एक दिशा है, इसी दिशा में, एक सामान्य दिशा में वो हमेशा ये है। तो जब किसी चीज़ को, जब किसी भौतिक राशि को बताने के लिए, व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की जरूरत पड़े, तब हम उसको सदिश राशि कहते हैं। और जब कोई भौतिक राशि को बताने के लिए सिर्फ परिणाम की जरूरत हो तो उसको हम अदिश राशि कहते हैं। जैसा कि हमने तीसरे पॉइंट में इसकी चर्चा कर रखी है। तीसरे पॉइंट में दूरी क्या है, ये एक अदिश राशि है। पहला हो गया, दूसरा, तीसरा। तीसरा में क्या है, दूरी एक अदिश राशि है, वहीं विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है। अब चौथे पॉइंट की ओर चर्चा करते हैं। चौथे पॉइंट में थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। रास्ते की लंबाई कभी शून्य नहीं हो सकती, ये बात आप समझ सकते हैं। अगर आप रास्ते चले हैं तो उसकी लंबाई शून्य हो सकती है, नहीं हो सकती। लेकिन अगर विस्थापन की बात करें तो उसकी लंबाई शून्य हो सकती है। और ये कैसे होगी, जब कोई वस्तु, जैसे आप 10 बजे साइकिल लेकर के घर से चलते हैं
और विद्यालय में पढ़ाई करने के बाद फिर साइकिल लेकर के शाम को घर चले आते हैं। तो विस्थापन कितना हुआ? आपका प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति क्या है? आपका घर है। तो जब आपका घर है तो दूरी क्या हुई? 0। विस्थापन क्या हुई? 0। विस्थापन क्या है? प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी है। तो आपका अंतिम और प्रारंभिक स्थिति यानी दोनों एक हो जाता है। तो जब दोनों एक हो जाए तब उस कंडीशन में विस्थापन 0 हो जाता है। लेकिन दूरी कभी 0 नहीं होती। अगर आपसे कोई पूछे कि आप दूरी कितना तय किए हैं तो आप जोड़ लेंगे 2 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर। लेकिन अगर पूछ दे विस्थापन कितना हुआ है तो विस्थापन, चूंकि हम जानते हैं कि विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, तब तो 0 हो जाएगा। तो साथियों, इसके आगे जो हम चर्चा करेंगे वो चाल और दिशा के साथ चाल की चर्चा करेंगे, जिसको स्पीड और स्पीड विद डायरेक्शन, इसकी चर्चा करेंगे। उसके बारे में आप थोड़ा बहुत अध्ययन कर लेंगे ताकि वीडियो देखने के बाद आपको और क्लियरिफिकेशन आ जाए, जो भी छूटा हुआ पॉइंट जो भी आप नहीं समझ पाए वो क्लियर हो जाए।